उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और आज मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का फुल चैप्टर में आप लोगों का रिवाइज कराऊंगा। और पूरा चैप्टर कराने के बाद मैं पूरा का सारे न्यूमेरिकल इसके ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल जो हमारे निकल सकें वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके करा दूं। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पीछे की हिस्ट्री क्या थी। तो हिस्ट्री के पीछे एक कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले जो दिया था वो थेल्स ने दिया था, लगभग 2500 BC के अलॉन्ग थेल्स ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया था किसका? फ्रिक्शनल चार्ज का। किसका? फ्रिक्शनल चार्ज का। फ्रिक्शनल चार्ज का कॉन्सेप्ट आया था। इन्होंने क्या किया था कि दो ऐसे पार्टिकल को रब किया था, और रब करने के बाद देखा था कि जब रब किया तो उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो इसके अंदर कोई नई प्रॉपर्टी आ जाती है। उस प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम दिया अट्रैक्शन या रिपल्शन। अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब उसके पीछे इसका थेल्स ने इतना कुछ ध्यान दिया नहीं कि थेल्स के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। और यहाँ से कॉन्सेप्ट जब पूरा का पूरा ड्रॉप हो गया, फिर उसके बाद थेल्स का ये कॉन्सेप्ट देने के बाद हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट किसका आया था? हमारा किसका? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। फिर इसके बाद हमारा गिलबर्ट्स ने, इसके बाद किसने? नया साइंटिस्ट, ये यूनानी साइंटिस्ट थे थेल्स। इसके बाद गिलबर्ट्स ने फिर से यही कॉन्सेप्ट दो तीन और एक्सपेरिमेंट करके, एम्बर, सिल्क, इन सब का एक्सपेरिमेंट करते हुए गिलबर्ट्स ने फिर से कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ से हमारा किसका कॉन्सेप्ट आया? एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से आया, फ्रिक्शनल चार्ज का। किसका आया? फ्रिक्शनल चार्ज। फ्रिक्शनल चार्ज मतलब नाम से अगर समझना चाहें तो फ्रिक्शन की वजह से अगर किसी बॉडी में क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल चार्ज बोला जाता है। कभी अगर मैंने किसी चीज़ को रफ किया, रफ करने के बाद इसके अंदर क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। इसको मैंने रफ किया और इसके अंदर चार्ज डेवलप हो गया, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? फ्रिक्शनल चार्ज का। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोग अपनी डेली बेसिस लाइफ पे करते होंगे। आपने कॉम्ब लिया होगा और कॉम्ब को अगर हेयर पे रफ करेंगे, कॉम को हेयर पे रफ करेंगे, उसके बाद अगर मैं पेपर के पार्टिकल या पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को उस पर उसके पास से अगर निकालता हूँ तो वो क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कुछ टाइम के लिए, वो उस पर स्टिक हो जाते हैं। तो उसके पीछे की रीज़न क्या होता है कि जब मैंने उस कॉम को रफ किया, तो कॉम को रफ करने के बाद हमारा क्या हुआ? उस कॉम के अंदर चार्जेस डेवलप्ड हो गए, हमारे हेयर से उस कॉम के अंदर चार्जेस डेवलप्ड हो गए। और जो पेपर था वो ऑब्वियसली सी बात है वो क्या था? न्यूट्रल था। और न्यूट्रल के बाद जब मैंने उसको पास किया, कॉम को उसके पास से पास किया, तो न्यूट्रल बॉडी क्या करेगी? ऑब्वियसली सी बात है जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। तो वहीं से हमारा गिलबर्ट्स ने किसका कॉन्सेप्ट दिया? फ्रिक्शनल चार्ज का। और फिर इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जब ये सब हो गया, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया दो चार्जेस, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। पहला हमारा कौन सा बताया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा बताया? पॉजिटिव चार्ज। और नाम दिया। और उसके बाद सेकेंड चार्ज बताया नेगेटिव चार्ज। कौन सा? नेगेटिव चार्ज। जिसके पास, और एक के पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है? पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी आती है। दूसरी कौन सी आती है? नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी आती है। ठीक। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था? पॉजिटिव चार्ज मतलब था डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक, किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे ये मार्कर अलग है, ये मार्कर अलग है। अब मैंने इसको रफ किया, रफ करने के बाद इसने क्या किया? इसके पास एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको इस वाले मार्कर को दे दिया। अब ये वाला जिसने दिया है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और जिसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यहीं से हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का दो नाम बताए कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक। ये पूरा हमारा हिस्ट्री थी। चार्ज कैसे बना, कहाँ से नाम आया, कैसे चार्ज डेवलप्ड हुआ, फिर उसके बाद नाम क्या आया, दो चार्जेस को पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और भी बात बताई थी कि लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और दूसरा क्या बताया? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पॉजिटिव के पास नेगेटिव आया तो एक दूसरे को क्या कर लेगा?
अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, जैसे आपने घर पे देखा होगा किसी भी चीज़ में स्पार्किंग होती है, बैटरी में या किसी भी अगर अदर डिवाइसेस में दो वायर को टच कराया जाता है, सेम वायर जो होते हैं उनको अगर टच कराया जाता है तो उसमें स्पार्क क्रिएट होता है। स्पार्क क्रिएट होने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ जो चार्जेस होते हैं वो सेम चार्जेस होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। रिपल करने की वजह से वहाँ क्या क्रिएट होता है, स्पार्क क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, स्पार्क क्रिएट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये दो बातें हमारी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताई, और इसके बाद हमारा किसका यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारा दो कॉन्सेप्ट आया, कंडक्टर और इंसुलेटर। इसमें बताने की कोई बात तो है नहीं। कंडक्टर कौन होता है, दोज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। दोज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। और जिनके पास हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कौन कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। कौन कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। दोज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, दोज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड कंडक्टर, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर कहलाएंगे। ठीक, ये हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर का फॉर्मूला। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा। जब किसी तरीके की एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी को दी जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं वो उस टाइप की एनर्जी को गेन कर लेते हैं, और गेन करने के बाद वो अपने आप को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन में चार्जेस का कैसे कॉन्सेप्ट होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है किसी वायर के अंदर, इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बना के डाला है कि किसी भी सिंगल वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं पर वो करंट को कैरी नहीं करते, हमें उसमें करंट नहीं लगता है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में दो तरीके में डिवाइड किया गया। फिर बताया मैंने कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, एक दूसरे को पास बुलाएंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, और जो डिफरेंट चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब जो हर चीज़ें जो कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मतलब चार्ज का आना जाना, जो चार्ज को कैरी करेगा, जो चार्ज को लेके जाएगा, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब अगर किसी एक बॉडी से, इस बॉडी के से और दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज जाना है और चार्ज आना है तो उन सब चीज़ों के लिए आने और जाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। और प्रोटॉन ये सब काम नहीं करता क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको हम कंसीडर नहीं करते, वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। प्रोटॉन का मास इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर किसी के कोर से किसी चीज़ को निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं निकल पाए, प्रोटॉन हमारे नहीं निकल पाएंगे। इस वजह से जो शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंस सेल से बाहर निकल जाते हैं और वही क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। Electron are responsible for the electrification. Electron are responsible for the electrification. अब यहाँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। अब देखो इंडक्शन कैसे करते, चार्ज को इंड्यूस कैसे करते, किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप करना हो या किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना हो या निगेटिवली चार्ज बनाना हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उसके पीछे की साइंस क्या होती है, ये सब अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है पहले चैप्टर का। देखो अगर मान लेते एक बॉडी ये है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब होता है, इसका मतलब न्यूट्रल मतलब ये नहीं है कि कोई चार्ज नहीं उसके पास। न्यूट्रल मतलब होता है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो मान लेते हैं ये कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या हैं, बराबर, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इधर बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, चलो ऐसे ठीक है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इंड्यूस कैसे, चार्ज कैसे डेवलप करते हैं। अब मान लेते हैं एक अदर बॉडी है जिसपे हाईली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। वो बॉडी क्या है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज, हाईली पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे ही मैं इस बॉडी को इसके पास लेके आऊँगा तो ये सारे के सारे अभी अरेंज नहीं होंगे, इम्प्रॉपर फॉर्म में अरेंज होंगे। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज इसके पास पहुँचेगा तो सारे के सारे निगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर होंगे, ये मान लेते ए है और ये बी है, इस ए
के पास जैसे ही मैं ए को बी के पास लेके गया तो ये हाईली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर उधर चले जाएंगे। अब ये क्या हो गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव आ गया। अब मान लेते हैं किसी अर्थिंग से इसको कनेक्ट कर लिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर लिया, और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इस अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चले गए। पॉजिटिव चार्ज जो थे वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, अर्थ में ट्रांसफर कर दिए। अब क्या हो जाएगा, अब जब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए तो अब मैं अगर ए को हटा दूं तो जितने नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे इस बॉडी में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब ये बॉडी कौन सी हो गई, निगेटिवली चार्ज होगी। ये बॉडी क्या होगी, निगेटिवली चार्ज है, हाईली निगेटिवली चार्ज हो गई। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। इंड्यूस करना, चार्ज को कैसे इंड्यूस करते हैं, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उसमें बनाते हैं और क्या प्रोसेस होता है, ये हमारा प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को इंड्यूस करने का, चार्ज को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चार्ज। चार्ज की बात तो मैंने कर दी, चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड भी कर दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी बता दी कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब उसके बाद मैंने इंड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है वो भी बता दिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेकेंड जो है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट हमारी जो अब इसके बाद आएगा, चार्ज की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, क्योंकि कूलम चाचा ही नहीं चार्ज को बारे में हमारा कूलम्स लॉ दिया था। कूलम्स लॉ देने के बाद हमारा यहीं से हमारा कूलम्स इसकी यूनिट रख दी गई, किसकी, चार्ज की। चार्ज की यूनिट कूलम्स रख दी गई और कैपिटल सी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कैपिटल सी से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी। Q मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, I मतलब करंट होता है, T मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो चार्ज की अगर यहाँ से यूनिट निकालें तो क्या आएगी, एम्पेयर। करंट की क्या होती है, एम्पेयर सेकेंड। क्या हो जाएगी, एम्पेयर सेकेंड। तो 1 कूलम्ब को मैं क्या बोल सकता हूँ, एम्पेयर सेकेंड। 1 कूलम इज इक्वल्स टू एम्पेयर सेकेंड। ये हमारा यूनिट होती है, एम्पेयर सेकेंड बोले या कूलम्स डायरेक्टली यूनिट बोल दें, वो भी हमारे क्या होता है, सेम होता है। अब इसके बाद जो हमारा 3 प्रॉपर्टी हैं, बेसिकली 3 प्रॉपर्टी के बारे में हमारा बताया गया कि चार्ज का 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये बताया गया कि अगर किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो हमेशा डेफिनेट फॉर्म में होंगे। किस में होंगे, डेफिनेट फॉर्म में। दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ इनडेफिनेट फॉर्म। वो कभी भी इनडेफिनेट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अगर कहना चाहें कि एक बॉडी से और दूसरी बॉडी में अगर मान लें 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें से 1.4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1.4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या 3/7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये इनडेफिनिट फॉर्म है। ये इसका क्या है, इनडेफिनिट फॉर्म। ये क्या है, डेफिनिट फॉर्म। ये क्या है, इसका डेफिनिट फॉर्म। तो यह हमारा बताया गया कि जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही कॉन्सेप्ट दिया गया है कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम one body to another body, they can only distribute in a definite form। कौन सा, definite form। जैसे कि हम बोल सकते हैं ई इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के तौर ई, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्या बोल सकते हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से चार्ज का एक कॉन्सेप्ट आया, Q इज इक्वल टू क्या बोला गया, प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी जा सकता है और नेगेटिव चार्ज भी जा सकता है। तो प्लस के भी हो सकते हैं, हम इनको सबको माइनस भी लिख सकते हैं, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी थी और दूसरी बॉडी को क्वांटाइज करके उसने उस पर 3.2 × 10⁻⁻⁴
माइनस 19 इलेक्ट्रॉन कूलम चार्ज डेवलप कर दिया। एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन कितने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद वो बॉडी के अंदर चार्ज कितना आ गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एनी। क्वांटाइजेशन चार्ज कितना आया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब मान लेते हैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n का फॉर्मूला n 3/3.2 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इससे कट गया, 16 टू ज़ा कितना आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे उस बॉडी में, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। तभी वही बॉडी क्वांटाइज होकर चार्ज कितना डेवलप कर ली, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ये सिंपल क्वेश्चन वन वर्ड में हमारे पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, कि वन वर्ड में एक बॉडी को दूसरी बॉडी में। अब ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी भी बॉडी में हमने 500 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, किसी भी बॉडी में 500 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए या 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, तो बताओ उस बॉडी में चार्ज होने के बाद कितना चार्ज रह जाएगा। तो देखो क्यू इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, एनी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना आएगा, 100, यहाँ क्या आएगा 1.6 10⁻⁻19। अब देखो ये 10 की पावर क्या है, 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो क्या मतलब हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, माइनस का 17। तो इतना क्या हो गया, उस बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप्ड हो गया, इतना उस बॉडी के अंदर चार्ज डेवलप्ड हो गया। ठीक, तो ना आगे हो गया ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है। कि चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी तरह चार्ज को भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसी तरह एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system always क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम बॉडी के अंदर अगर उसमें चार्जेस रखे जाएंगे तो उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अब देखो हम एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे मान ले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मान लेते हैं प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब अनदर बॉडी है, सेम चार्जेस हैं, तो बताओ इसमें अगर -2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें प्लस ई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो थर्ड चार्ज के अंदर बताओ कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। अब देखो यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 - 1 कितना हुआ 2, 3 - 1 कितना हुआ 2, और 2 + 5 कितना हो गया 7, 2 + 5 कितना हो गया 7। तो इसमें भी कितने होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें भी कितने होने चाहिए 7। तो देखो -2 + 1 कितना है, -1 कितना है, -1, और कितने इलेक्ट्रॉन रखें कि 7 हो जाए, कितना हो जाए, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितना रखेंगे, प्लस का 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन आया था, और साथ में अगर प्लस 8 इलेक्ट्रॉन और रख दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों की दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, कंजर्व्ड हो जाएंगी। ये दोनों की दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, कंजर्व्ड हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकली एग्जाम में बोर्ड में ऐसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन अराइज होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन अराइज होने का। बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा जो टोटल चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। और दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई थी, चार्ज कैन नादर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ऐसा नहीं कि चार्ज को निकाल के कहीं भी फेंक दें, ऐसे नहीं है, अपन का इज्जत है। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का हमारा सेकेंड डेरिवेशन होगी, कंजर्वेशन। और
ठीक। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी इन वेरिएंस ऑफ चार्जेस के बारे में, इन वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में बताई गई थी, उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लेके आप लोग खुद जो देखो बेसिकली बताया क्या गया था इसमें कि जब चार्जेस, वैल्यू ऑफ चार्जेस डज नॉट चेंजेस विद वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ चार्जेस डज नॉट चेंजेस विद वेलोसिटी, मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर चल रही है और या रुकी हुई है तो उसकी चार्ज उस पर ये इस पर नहीं डिपेंड करती है कि उसकी वेलोसिटी क्या है। तो चार्जेस का वेलोसिटी ऑफ चार्जेस कैन नॉट डिपेंड अपॉन द चार्जेस पे, जो उस पर चेंज के वेलोसिटी के चेंज पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब जो मेन है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, कूलम्स लॉ। कूलम्स चाचा अब आ गए हैं, कूलम्स लॉ अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जो मेन होता है, मेन हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो सब बेसिक चल रहा था कि चैप्टर में है क्या और पूछा क्या गया है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड थोड़ा साफ कर लेता हूँ अच्छे से। ये हमारा नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, कूलम्स लॉ। अच्छा, वो कूलम्स ने बताया क्या था, कूलम्स ने जो बेसिकली बताया था, इसके पीछे का जो साइंस था वो तो हमने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। ठीक। अब देखो कूलम्स ने बताया क्या था। कूलम्स ने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि अगर दो पॉइंट चार्जेस अगर कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और वो जो चार्जेस होंगे वो, पहली बात कंडीशन ये रखी गई है कि वो स्टैटिक चार्ज होंगे। पहली क्या है, वो मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पे क्या रहेंगे, रुके हुए रहेंगे। अगर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो इधर से उधर फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अब इन्होंने बोला कि दो चार्जेस हैं, एक पे Q है Q1 और दूसरे पे चार्ज क्या है Q2। पहले पे चार्ज क्या है Q1, दूसरे पे चार्ज क्या है Q2। अब ये एक दूसरे से मान लेते हैं R डिस्टेंस क्या है, अपार्ट है। R डिस्टेंस क्या है, अपार्ट। ये आर डिस्टेंस क्या है, अपार्ट। तो इन्होंने बेसिकली बोला क्या कि जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज कूलम्स लॉ, तो आप पहले तो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बारे में लिखेंगे कि व्हेन टू चार्जेस प्लेट एट अ आर डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम और एयर, इन वैक्यूम या एयर या अनदर मीडियम में भी रख सकते हैं, उसके लिए भी कंडीशन होती है। व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड आर सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम और एयर, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट K आ जाता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाता है, और इसकी वैल्यू बाद में मैथमेटिकली जो बताई गई वो कितनी बताई गई है, कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इस K को मैं अगर थ्योरेटिकली लिखूं तो K को मैं लिख सकता हूं, इसके लिए कंडीशन भी है कि जब ये दोनों चार्जेस वैक्यूम या एयर में होंगे, कहाँ पे होंगे, वैक्यूम या एयर में रखे होंगे, तो K की वैल्यू जो होगी वो 1/4 पाई क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर मैं इन दो चार्जेस को वैक्यूम में कंसीडर करूं तो इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। और K की जो मैथमेटिकली वैल्यू बताएगी वो कितनी होती है, इसको याद कर लेना एकदम दिमाग में, इसको बस 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, यूनिट निकालना हो अगर K की, इसकी यूनिट क्या निकालना हो तो यूनिट के लिए क्या करेंगे, देखो R उधर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा F आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा Q1 Q2। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। रेडियस की क्या होती है या डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। और चार्ज की कूलम, तो कूलम ऊपर चला जाएगा तो -2, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारी यूनिट आ गई किसकी, K की। ठीक। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बला है, इसके पीछे का मेथड क्या होता है, अगर मैं इसको एयर में रखता हूँ तो इसकी वैल्यू, इसमें क्या होता है कंडीशन, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को अदर किसी मीडियम में रख देता हूँ, या मान लेते हैं वुड में रख दिया या ऑयल में रख दिया, तो उसके पीछे का साइंस क्या होता है, वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो मैं आप बता दूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको नोट करना है तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए।
अब देखो यहाँ तक को हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके पीछे का एप्सिलॉन वाला या एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं इसको किसी किसी बुक में, या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जब दो चार्जेस को किसी भी रखा जाता है तो एप्सिलॉन और किसके बराबर होता है, के एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, के एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन होता है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताता है। क्या बताता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये बताता है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताता है और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताता है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, के की वैल्यू अगर मैं अदर मीडियम में, अगर चार्जेस को किसी मीडियम में रख दूं तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन। और अगर अनदर मीडियम में रख दूं, ये फोर्स ही है, ठीक, और ये फोर्स, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है, के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता है, ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अगर किसी अदर मीडियम में मैंने चार्जेस को रखा तो उसकी के की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, तो उसमें यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक। यहाँ से के की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं थ्योरेटिकली वैल्यू, अगर कैलकुलेटिव जो वैल्यू है वो बताऊँ तो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12। अगर यूनिट निकालना हो तो उसका भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। अब देखो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, ठीक। यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला रखो, एफ इज क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर को उधर भेज दिया, एफ आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है ना, तो नीचे क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, ठीक। उल्टा कर देंगे, चार्ज की क्या होती है, कूलम स्क्वायर, और हमारा एफ की क्या हो जाएगी, न्यूटन, और ये रेडियस की क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारी किसकी आ गई, एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसके लिए होता है, जब हमारा जो चार्जेस होते हैं वो कहाँ रखे रहते हैं, एयर में या वैक्यूम में। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन वाला कंडीशन लगाऊं, यहाँ सेम एप्सिलॉन वाला अगर मैं कंडीशन लगाऊं जो मैंने अभी बताया, के एप्सिलॉन, तो यहाँ पे फॉर एयर एंड वैक्यूम के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसी वजह से यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ गया भाई फॉर्मूला, ठीक। ये एयर किसके लिए होता है, एयर या वैक्यूम के लिए कंडीशन होती है, ठीक। ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, कूलम्स लॉ था। कूलम्स चाचा ने इतना ही बता पाए, फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर। इसके लिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, कूलम्स, देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं डायरेक्टली बताऊंगा। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, अगर देखना है तो मैं कमेंट में पिन लिंक कर दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं, या मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, अगर आपको देखना है तो देख लेना, ठीक है। देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सेम चार्जेस हैं। अब क्या हो जाएगा, वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होता है। अब देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए अगर मैं बता दूं तो यहाँ देखो ये वाला फोर्स, इसके लिए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर का। देखिए अगर मान लेते दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये वाला चार्ज सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे इसको इस फोर्स से डिनोट करेगा। कौन कर रहा है, यहाँ पे ये वाला चार्ज, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, ठीक। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड और फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक। ये अलग अलग फोर्सेस आ गए। अब देखो इसको करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्टली मैं के लिखता हूं, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहले तो हमारा वेक्टर फॉर्म के लिखने के लिए हमारा आर वेक्टर आता है,
यूनिट वेक्टर आता है पहले, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ वहाँ पे हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ। आर यूनिट वेक्टर को लिखते हैं आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर। क्या लिखते हैं, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर, और ये मॉड ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बना लेगा, क्यूब बना लेगा। क्या बना लेगा, क्यूब बना लेगा। तो ये आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, आर वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला किसका, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर लिखने का। ये कंबाइंड फॉर्मूला है। अगर अदर चार्जेस का निकालना चाहो फोर्स, तो अदर चार्जेस का अदर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। F12 का या F21 का वो अगर निकालना चाहो तो वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा कूलम्स लॉ खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हमारा सेकेंड इसी फोर कूलम्स लॉ का ही लास्ट टॉपिक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, या फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मतलब इसमें क्या बोला जाता है कि अगर एक चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q1, और यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज Q3 है, यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज Q4 है, क्या है, Q4 है, और यहाँ पे मानने वाला चार्ज Q4 है, और ये कौन सा हो गया, Q5 हो गया। ठीक, अब इन सारे चार्जों की वजह से इस Q1 पे लगने वाला अगर फोर्स डिफाइन करना हो तो इन पे क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा फोर्स, ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। ठीक, ये सारे के सारे अगर फोर्स इस Q1 पे लगाएंगे तो इस Q1 पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि अगर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पे निकालना है तो इन सारे अदर चार्जेस जो मिल के Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ, और प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फिफ्थ चार्ज। इन सब का क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर सम। अब सबकी वैल्यू अगर पुट करें, सबकी वैल्यू पुट करें तो देखो फोर्स ऑन फर्स्ट, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं सबकी आर ही आर है, सबकी क्या है, आर है। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, के पहले का क्या लगेगा, Q1 और Q2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और आर की डिस्टेंस क्या होगी, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, प्लस के Q1 और Q3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, R13 का होल स्क्वायर, के Q1, अब क्या आ जाएगा Q4 और R14 का होल स्क्वायर, और प्लस के Q1 Q5 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, R15 का होल स्क्वायर। इन सब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, Q1 Q2 वाले चार्जेस जो हैं वो अदर सेम है, तो सब में सेम। यहाँ से अगर के कॉमन ले लें, के जो हमारा आ जाएगा वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर, और प्लस Q1 Q4 डिवाइड बाय R14 का होल स्क्वायर, और प्लस Q1 और Q5 डिवाइड बाय R15 का होल स्क्वायर। इन सब का क्या हो गया, वेक्टर सम हो गया। क्या हो गया, वेक्टर सम हो गया। ये अदर चार्जेस का है कि जब मल्टीपल चार्जेस एक साथ वर्क कर रहे हैं किसी अदर चार्ज के ऊपर तो कैसे हम निकालते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस क्या बताता है, फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसे निकालते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर, इसको नाम डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा क्या बताता है। ठीक, यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितना टॉपिक था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो जब कोई भी चार्जेस होता है तो मैंने दो तरीके के चार्जेस आप लोगों को बताए थे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा कौन सा होता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें।
अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉलम्स का पूरा यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, जब मैं शुरू में बताया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से चार्जेस में? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब दो तरीके के चार्जेस जो थे, इसमें से दो तरीके के चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर अगर मान लेते हैं इसका एरिया ये है, ये एरिया है किसका? पॉजिटिव चार्ज का। और ये वाला एरिया किसका है? नेगेटिव चार्ज का। ये वाला एरिया किसका है? नेगेटिव चार्ज का। ये वाला एरिया किसका होता है? नेगेटिव चार्ज का। तो ये अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करते हैं, जिस एरिया के अंदर अगर कोई अनदर चार्ज इंटर करता है तो उस जैसे ही वो अंदर आएगा वो उसको क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट या रिपल करने, क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट या रिपल करने लगेगा। ये इसका एरिया होता है। जैसे तुम्हारा भी कोई स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है या घर पे होता है कि मिलना मेरे एरिया के अंदर, तो वैसे सेम इसमें भी होता है। इन सब का भी अपना अपना क्या होता है? एरिया होता है। अपना एरिया बना के रखते हैं कि अगर इसके अंदर जो भी आया, इनकी दादागिरी उसी एरिया के अंदर रहती है कि जैसे ही कोई अनदर चार्ज आएगा तो वो अगर सेम चार्ज होगा तो क्या कर देगा? भगा देगा, रिपेल कर देगा। और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा अपनी तरफ, हमारी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अब देखो डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव चार्ज की, याद रखना ये अभी आगे काम आएगा। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड होती, क्या होती? क्या होती? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज की क्या होती? इनवर्ड। क्या होती है? इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन ऑफ होती है चार्जेस की, क्या होती है? अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की क्या होती है? इनवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हमारा किसका है कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे जो हमें बताना है कि किस चार्ज की कितनी इंटेंसिटी होती है, कितना चार्ज किसी को कितना रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, वो पता चलता है किसके? चार्ज की इंटेंसिटी से। किससे पता चलता है? चार्ज की इंटेंसिटी की, कि चार्ज कितना रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, वो इंटेंसिटी बताता है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? मार्कर चेंज कर देता हूं। इंटेंसिटी स्पेलिंग गलत है ना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई चार्ज कितना किसी चीज़ को रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, ये किससे पता चलता है? उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चलता है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने दो चार्जेस रखे, एक ये पॉजिटिव यहाँ पे रख दिया, दो चार्जेस हैं, और दो चार्जेस नहीं है, एक ही चार्ज है। ये चार्ज क्या है? क्यू। क्या है? क्यू चार्जेस है। अब एक इन्होंने कंसीडर किया कि एक पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस अपार्ट है, जो क्या है? आर डिस्टेंस अपार्ट है, और जो उस पी पॉइंट से कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है। और उस पी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने एरिया तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक, अब देखो कोई भी चार्जेस अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो देखो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई अनदर चार्ज लेके आना पड़ेगा। कोई अनदर चार्ज आएगा तभी तो इसको ये अट्रैक्ट या रिपल कर पाएगा, तभी तो हम उसकी बता पाएंगे कि कितनी तेज़ी से उसको अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है। तो वो चीज़ हमारी किससे बदलती है? यहाँ पे कोई अनदर चार्ज लेके आए तो उसके लिए मैंने चार्ज को यूज़ किया। क्या? कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। कौन सा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये क्या होता है? बायो में जैसे चूहे को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे फिजिक्स में जितना भी एक्सपेरिमेंट करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो हम उसके किसका यूज़ करते हैं? टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं। अब देखो टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज जो बेसिकली होता है वो क्यू नॉट मान लेते हैं, क्यू नॉट।
ठीक, क्या है क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट चार्ज को मैं इसके पास इसके एरिया के अंदर एंटर कराऊंगा। जैसे ही इस पी पॉइंट पे लेके मैं क्यू नॉट चार्ज को लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये क्यू नॉट पॉइंट पे चार्ज जो आएगा, अब देखो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा लगेगा, कूलम्स लॉ का। कौन सा लगेगा, कूलम्स फोर्स। तो एफ क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कॉन्सेप्ट बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज की ही क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है चार्ज। और ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये याद रखिएगा, ये बताना भूल गया था। ठीक, अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स लगा, क्या फोर्स लगा, क्यू। इसको कैपिटल क्यू कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा स्टैंडर्ड लगे, भौकाल। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फोर्स तो इतना आ गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। फोर्स निकाला है मैंने, इतना लगा, के क्यू नॉट अपॉन क्या, आर स्क्वायर, ये लगा। अब उसके बाद नीचे मैंने क्या रखना है, क्यू नॉट रखना है। क्या रखना है, क्यू नॉट रखना है। अब इस क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही सेम कंडीशन के अगर वैक्यूम या एयर में है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, वो ये वाला कॉन्सेप्ट, के वाला कॉन्सेप्ट पिछले जो कूलम्स लॉ में बताया था, वही सेम सारा कॉन्सेप्ट वही वाला है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स, कितनी फोर्स है कोई अनदर चार्ज किसी की फील्ड में इंटर करेगा तो कितनी फोर्स है उसको अट्रैक्ट या रिपल करेगा, उस पर लगने वाला फोर्स। और यहाँ से क्या आया, क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट। अब इसका ये हमारा, और इसके बाद मैंने क्या निकाला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हमारा पूरा का फॉर्मूला आ गया। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता चल गया। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने 3 तरीके में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दूसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तीसरा हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरीके के हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, लीनियर, वॉल्यूम और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मैंने एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ये भी मैं लिंक आई बटन में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग देखना चाहें तो पूरी तरीके से उसको देख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर पूरी हेडिंग अगर मैं लिखूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या आ जाएगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना, एफ अपॉन क्यू नॉट आया, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई क्यू, क्या आ जाएगा, ई क्यू नॉट, क्या आ जाएगा, ई क्यू नॉट, क्या आ जाएगा, ई क्यू नॉट। तो किसी भी फोर्स, किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, कितना होता है, क्यू ई, क्या होता है, क्यू ई, क्या होता है, क्यू ई। कोई भी अगर कोई अनदर चार्ज है किसी की फील्ड में इंटर करेगा तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, क्यू ई होगा, क्या होगा, क्यू ई। इसका कॉन्सेप्ट डाइपोल में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब मैं टॉर्क को डाइपोल में प्लेस करूंगा तो जो चार्जेस होंगे वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो वहाँ यूज़ होगा। तो याद रखिएगा इसको। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, अब अगर मैं बताया क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसका भी मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं।
ठीक है। यहाँ से हमारा इंटेंसिटी तीन तरीके का मैंने बताया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी भी एक रॉड के अंदर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके लिए जो क्वांटिटी आती है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है, लीनियर चार्ज आता है, ठीक। उसके बाद मैंने सरफेस पे बताना है। सरफेस पे अगर कोई पेज है, कोई कॉपी है, उस पेज के ऊपर अगर इस पूरे पेज के ऊपर मैं अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना तो ये क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और वॉल्यूम का मतलब है कि अगर मैं इस बॉक्स के अंदर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वो 3D डायग्राम बन जाता है, इस वजह से उसको क्या कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और मैंने ये भी बताया है चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज अगर दो रॉड हैं, एक साथ रॉड रखी हुई, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि चार्ज कहाँ से चलता है, ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव पे। ऑरिजिनेट पॉजिटिव से होगा और टर्मिनेट कहाँ होगा, नेगेटिव पे होगा, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, लास्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये पहला वाला चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेसिकली क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो सबसे पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने का होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट point charges placed at a very short distance, ये हम किसका होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मान लेते हैं एक चार्ज क्यू माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। मैंने बोला टू इक्वल, देखो दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है और अपोजिट चार्जेस, मतलब एक पे निगेटिव होगा तो दूसरे पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों के दोनों अगर बहुत ही ज़्यादा कम दूरी, ये मान लेते हैं इसका ओरिजिन है, सेंटर है, डाइपोल का सेंटर है, तो ये दोनों अगर बहुत ही ज़्यादा कम दूरी पे हैं, उस दूरी को मैंने क्या मान लिया, 2L मान लिया। क्या मान लिया, 2L मान लिया। ये 2L ही क्यों माना है, क्योंकि मैं अगर इसके सेंटर को डिवाइड करूँ तो किस में डिवाइड हो जाएगा, L और L में। किस में डिवाइड हो जाएगा, L और L में। अगर मैं इसको पूरे को L कंसीडर करता तो ये L/2 हो जाता है, ये L/2 होता है, तो डेरिवेशन में हमें दिक्कत होती। लास्ट के जो डेरिवेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली करानी है उसमें हमें दिक्कत क्रिएट करता, और दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है, ना तुम्हारे लिए और ना मेरे लिए, ठीक। अब ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है कि जो P होगा वो क्या होगा, Q क्रॉस 2L। क्या होगा, P इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस QL। P इज इक्वल्स टू क्या होगा, P इज इक्वल्स टू Q क्रॉस 2L। P इज इक्वल्स टू Q क्रॉस 2L। तो ये हमारा किसका क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होगी इस वजह से, और मैग्नीट्यूड भी होगा, इस वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q क्रॉस 2L लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये चार्ज है इन दोनों के बीच में जो रखा हुआ है, ठीक है, और अपोजिट चार्जेस हैं, ये याद रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा डाइपोल से रिलेटेड ही दो डेरिवेशन हमें बेसिकली हैं, तीन डेरिवेशन, पर
जो थर्ड डेरिवेशन है वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT JEE या नीट में पूछी जाती है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आते हैं। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अभी 2-3 दिन में। वो शूट कर लिया है मैंने, बस 2-3 दिन में उसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद वो वीडियो आप लोगों की आ जाएगी। अगर जो लोग IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो आराम से जाके उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि कैसे हम थर्ड वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी चार्ज, किसी भी पॉइंट पे इस यूनिवर्स के अंदर, इस स्पेस के अंदर, अगर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाया है। अब पहला जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, electric field on the axis of the dipole, on the axis of the dipole, on the axis of the dipole। इसको एक और नाम क्या दिया जाता है, कौन सा? एंड ऑन पोजीशन। क्या बोला जाता है? एंड ऑन पोजीशन। पहला नाम क्या है? एंड ऑन। और दूसरा कौन सा है? इक्वेटोरियल पे, और नाम उसका एक और क्या होता है? ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन से भी इसको बोला जाता है, एंड ऑन पोजीशन से। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, -Q और +Q। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, किसकी तरफ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब देखो इसका ये ओरिजिन O है। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या है? ये L होगा और ये भी क्या होगा? L। ये क्या होगा? L सेंटीमीटर दूरी पे होगा। अब देखो मान लेते हैं एक पॉइंट P है, हर जगह पॉइंट P आ जाता है। एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके एक्सिस पे है। क्या है? एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है वो इस ओरिजिन से R डिस्टेंस क्या है? अपार्ट है। इस डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस क्या है? अपार्ट है। अब अगर अलग अलग मैं इसकी डिस्टेंस निकालूँ तो इसकी ये इस वाले चार्ज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस L। इस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R प्लस L। और इस वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R माइनस L। क्या हो जाएगी? R माइनस L। दो अदर चार्जेस की वजह से जो डिस्टेंस है वो कैसे है, ये वो भी आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है? करना क्या है? अब देखो फाइंड आउट करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो अलग अलग चार्जेस हैं। इसके लिए यहाँ पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके लिए यहाँ पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट करें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाला जो E2 होगा, ये जो E2 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड वाली बन रही होगी और यहाँ पे क्या आएगा? E1 आएगा। क्या आएगा? E1। अब देखो पॉजिटिव चार्ज मैंने शुरू में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है? अंदर की तरफ होती है। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या मान लेते हैं? यहाँ पे क्या आ गया? E2 आ गया। क्या आ गया? E2। और इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगी? नहीं, कुछ डायग्राम गलत बनाए क्या? चेक करो। देखा? सही है ना? कुछ गलत तो नहीं है? ठीक। अब देखो E2 और E1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? E2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? E1। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, इस वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होने वाली। जिस डायरेक्शन में हमारे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, वही सेम डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखो ये एक दूसरे को क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। और रिलेटिव के अगर कंपेरिजन किया जाए तो इसका जो रिजल्टेंट, अगर मैं E1 निकालूँ, E1 निकालूं तो E1 के लिए क्या आएगा? 1 अपॉन, या डायरेक्टली K रखते हैं, K Q अपॉन क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। और E2 अगर निकालूं तो क्या आ जाएगा? K Q अपॉन, ये क्या आ जाएगा? ये E1 E2 ने A और B मान लो। ठीक, ये क्या आ जाएगा? R प्लस L का
होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ आ रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि शुरू में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बन रही होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको अंदर आ रहा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पास होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो डायरेक्शन नेट बनेगी वो किधर की बनेगी? सेम डायरेक्शन में बनेगी। किसके? बी वाले चार्जेस की वजह से। अगर यहाँ पे नेट निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट क्या आ जाएगा? नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या? E1 माइनस E2। क्या करना पड़ेगा? E1 माइनस E2। अब यहाँ पे रखने के बाद के तो दोनों से कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E1 क्या है? R माइनस एल का होल स्क्वायर। R माइनस एल का होल स्क्वायर। E1 क्या है? R माइनस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं करूँ E2 क्या है? 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये के हमने बाहर ले लिया। ठीक, अब ई नेट अगर निकालें तो देखो यहाँ से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। के ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस का साइन, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। डिवाइड किया आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन कर दूँ, ऊपर वाला फॉर्मूला जैसे ही ओपन करूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस माइनस आएगा तो ये सबको क्या कर देगा? माइनस जो इसके अंदर आएंगे वो सबको क्या कर देगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस टू आर एल आएगा तो उसको क्या बना देगा? माइनस प्लस बना देगा। तो क्या बन जाएगा? 2RL। क्या बना देगा? 2RL। और नीचे नीचे देखना, ये आर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है। अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ एक मिनट के लिए, स्क्वायर को ना मानूँ तो ये क्या है? ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और होल स्क्वायर जो था वो लगा दिया फिर से। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? ई नेट क्या आएगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL क्या आ गया? 4RL। क्या आ गया? 4RL। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? अब देखो ये क्या नीचे आके आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि जो आर होता है वो मच मच ग्रेटर देन एल होता है, मच मच ग्रेटर देन एल होता है। यह बोल सकते हैं एल इज मच मच स्मॉलर देन आर। तो हम आर को, एल को क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। एल को क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या? 2, यहाँ चार्ज भी कॉमन लेना था शुरू में, ये ध्यान नहीं दिया, चार्ज भी कॉमन आएगा साथ में। ठीक, अब 2 यहाँ पे अगर मैं चार्ज को अंदर लेके चला जाऊँ तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? Q 2L और साथ में 2 और R को बाहर निकाल दिया, 2 और R को बाहर निकाल दिया, 2RL को बाहर निकाल दिया। अब नीचे क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 4। पावर कितनी हो जाएगी? 4। अब देखो 4 पावर से एक पावर क्या हो गया? कैंसिल। एल को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ तो एल को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। एल को मैंने क्या कर दिया? एल हटा दिया। नहीं, जो ऊपर नीचे से एल जाएगा ऊपर से। अब ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया? क्या बन गया? Q क्रॉस 2L क्या होता है? P होता है। क्या होता है? P। और साथ में क्या है? 2 K 2P अपॉन आर क्यूब। क्या आ जाएगा? K 2P अपॉन आर क्यूब। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या आएगी? K 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये किसकी वजह से आया? ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। अब लोगों ऑन स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा किसके लिए है? इक्विटोरियल के लिए। किसके लिए है? इक्विटोरियल के। ये तो डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल हो गया। अब नेक्स्ट है कि अभी तो मैंने चार्ज के डायपोल के एक्सिस पे रखा था, अब डायपोल के परपेंडिकुलर पे चार्ज को रखूँगा तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो उसका भी डायग्राम है ऑन द perpendicular to the dipole,
अब उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है वो भी अच्छे से कर लेते हैं। अब देखो उसका डायग्राम जो बनेगा, अब मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, ये माइनस क्यू हो गया और यहाँ पे L2L डिस्टेंस पे हमारा क्या आ गया प्लस क्यू, ये इसका क्या होगा ओरिजिन हो गया। अब मान लेते हैं इसी के ठीक परपेंडिकुलर पे एक पी पॉइंट है जो सेंटर से जो हमारा ओरिजिन है किसका डायपोल का, वो उसकी डिस्टेंस कितनी है आर डिस्टेंस अपार्ट है। क्या है आर डिस्टेंस अपार्ट है। अब इसका अगर मैं ये पॉइंट मिलाऊँ और ये वाला पॉइंट मिलाऊँ तो देखना यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज के, ये ए है ये बी है ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा ई बी बनेगा, ये बनेगा ई बी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या बनेगी ई ए बनेगी। क्या बनेगा ई ए, ये ई बी हो गया जिसको रिपल कर रहा है और ई ए इसको क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो इसके पीछे क्या होगा, अब इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी नेट इलेक्ट्रिक। अच्छा डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन क्या बननी अपोजिट, डायपोल से अपोजिट। इस वजह से रिजल्टेंट में हमेशा हम यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डायपोल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है अपोजिट है। पर एक्सिस में जब मैंने किया था तो उसकी डायरेक्शन और डायपोल की डायरेक्शन दोनों क्या थी सेम डायरेक्शन में थी। क्या थी सेम डायरेक्शन, तो इसी वजह से उसका जो वेक्टर फॉर्म आएगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो अलग अलग निकालें तो देखो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट निकालूँ तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमारा क्या आएगा और ये वाला देखो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड करेगा, ये इसको दो कंपोनेंट, ये तो क्या बनेगा ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक कंपोनेंट बनेगा ई साइन थीटा का, और यहाँ भी क्या बनेगा ई और ये ई बी साइन थीटा का, ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगी तो इस वजह से मैं ई साइन थीटा रख दूँ। ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा एक दूसरे से होने की वजह से परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, बचेगा जो ये वाले इसका जो रिजल्टेंट यहाँ पे जो इसका साइन है तो ये क्या होगा ई कॉस थीटा, और इसकी वजह से इसका कंपोनेंट क्या होगा ई कॉस थीटा। तो नेट अगर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आ जाएगी ई प्लस ई 2e कॉस थीटा, क्या आ जाएगी 2e कॉस थीटा। अब ई नेट अगर निकालें ई नेट तो देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज की वजह से क्या आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दूँ उसके बाद 2 कॉस थीटा रख दूँ। अच्छा कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये क्या होगा थीटा होगा। तो देखो अगर ये थीटा है ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो इसका फॉर्मूला इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट अंडर स्क्वायर को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा एल स्क्वायर आएगा, तो देखो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, बेस की डिस्टेंस कितनी है एल, क्या हो जाएगी बेस की डिस्टेंस एल, तो और ये क्या है हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस एल है और हाइपोटेनस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पुट कर दो ई नेट यहाँ पे आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा एल 2l अपॉन अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट मतलब एक्चुअली होता क्या है 1/2, और इसकी पावर 1 है तो 1/2 प्लस 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा होल पावर 3/2, कितना आ जाएगा होल पावर 3/2। तो ई नेट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से के, अब क्यू को मैं अगर अंदर भेज दूँ के क्यू 2l डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब Q इंटू 12 क्या होता है P होता है, क्या होता है P होता है, तो ई नेट क्या आ जाएगा ई नेट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर होल पावर 3/2। और वही सेम कॉन्सेप्ट R इज़ मच मच ग्रेटर देन L, R इज़ मच मच ग्रेटर देन L, इस वजह से L हमारा क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, तो ई नेट हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये जब निगलेक्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा के पी अपॉन
ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या के पी अपॉन आर क्यूब। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक, ये हमारा क्या था, सेकंड था। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, लास्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं कहाँ रख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई डाइपोल को मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ तो वो क्या बिहेव करेगा, कैसे रोटेट करेगा, उसके रोटेट होने का पीछे रीज़न क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाक से। अब ये इसके आगे हमारा जो लास्ट है, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। कुछ लोग तो पिक्चर की तरह देख रहे होंगे सिर्फ वीडियो को। ठीक, लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ, अच्छा मैं रिलेशन अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल की बता दूं, कई बार वन वर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन क्या होता है। तो ई एक्सियल की जो रिलेशन होता है वो -2 इक्वेटोरियल के बराबर होता है, -2 इक्वेटोरियल के बराबर होता है। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था अगर इक्वेटोरियल का मैं अगर वेक्टर फॉर्म लिखूं तो क्या आएगा, क्यू अपॉन क्या आएगा, P अपॉन ये क्या आ जाएगा, P वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें भी वेक्टर लग जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आर क्यूब, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट होती है। इस वजह से ये माइनस साइन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। पर एक्सिस में सेम लाइन में होता है, इस वजह से उसमें माइनस साइन नहीं आता है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन क्या होता है, ये इज इक्वल्स टू -2 ई इक्वेटोरियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है कि लास्ट है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने क्या बोला कि अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 5 धनुष बाण निकल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे हमें खुद नहीं पता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लेते हैं एज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर मैंने डाइपोल को रख दिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, डाइपोल को उठा के रख दिया, कोई इज्जत ही नहीं है इसकी, जहाँ बताओ वहाँ उठा के रख दो इसको। तो ये कहाँ से बनेगा, -q से +q तरफ। अब देखो इसका ओरिजिन ये होगा, इसका ओरिजिन ये होगा, और इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी, 12। इसकी पूरी डिस्टेंस क्या होगी, 12। अब इस डायपोल को अगर मैं प्लेस करूंगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये चार्ज था, ये चार्ज है और ये चार्ज है। अब ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। अगर ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ गए, मतलब इन पे लगने वाला फोर्स जो है वो सेम लाइन, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा। इसका प्रूफ मैं अभी बाद में आप लोगों को दूंगा कि क्यों नहीं रोटेट करेगा, ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, मतलब ये एक यहाँ है, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तब ये आराम से क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। ये क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। या फिर ये एक यहाँ है और एक यहाँ है, तब भी ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट करने के पीछे का रीज़न क्या होता है, टॉर्क होता है। कौन होता है, टॉर्क। टॉर्क लगता है कभी कोई चीज़ क्या करती, रोटेट करती है। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें टॉर्क लगेगा, ये क्या करेगा, घूमेगा, ये क्या करेगा, घूमेगा, घूमने की वजह से। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स। अब फोर्स भी बता दें इन पर कितना लगेगा। फोर्स अभी शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट लगाया था, कितना लगता है, क्यू ई, क्या होगा, क्यू ई। और इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई। डायरेक्शन क्यों बदली हुई है, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगाते हैं। ठीक, अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके दो कॉन्सेप्ट हैं निकालने के। अगर मैं यहीं को पूरे डायपोल को कंसीडर कर लूँ,
देखो पूरे डायपोल को कंसीडर किया और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ जब पूरे डायपोल को हम यहाँ पे पूरे डायपोल को मैं कंसीडर कर लूँगा। डायपोल कंसीडर करने के बाद अगर मैंने साइन थीटा यहाँ लगाया, क्या लगाया, साइन थीटा, क्या लगाया, साइन थीटा। साइन थीटा का डायरेक्टली अगर याद रखना है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है, ये एंगल बनाएगा कुछ थीटा, ये एंगल बनाएगा, किससे बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल से, जो कितना एंगल बनना है, थीटा। अगर साइन थीटा मैं निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस तो निकालनी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2l है, क्या है, हाइपोटेन्यूज 2l। तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर 2l साइन थीटा, क्या बन जाएगा, 2l साइन थीटा, P इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। अब देखो परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है दोनों पे, Q ही लग रहा है, और इस पर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब देखो Q2l क्या होता है, Q2l P होता है, क्या होता है, P। तो ये क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। ये हमारा आ गया। इतना टॉर्क लगेगा जब कोई भी डायपोल प्लेस किया जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वो इतना एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर लगने वाला टॉर्क होगा। इसी टॉर्क से ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब थीटा 0 डिग्री है, और दूसरी कंडीशन है थीटा जब 90 डिग्री। थीटा जब क्या है, 90 डिग्री। अब मैं सबकी जगह पुट करता हूँ, साइन P, साइन 0 रख दिया, साइन 0 मतलब 0, साइन 0 मतलब 0। तो ये मिनिमम कंडीशन आ गई, क्या यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0। तभी हमने बोला था कि जो दोनों के दोनों चार्जेस हैं वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं आने चाहिए। ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे तो इन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो वहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ये यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और दूसरा जो मैंने बताया 90 डिग्री का, ये मैक्सिमम कंडीशन होती है टॉर्क की, PE, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या होती है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, PE। अगर मैंने डायपोल को ऐसे प्लेस किया, ऐसे प्लेस कर दिया, तो ये उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा, रोटेट करेगा इस पूरे एक्सिस के अंदर, क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक। ये हमारा मैक्सिमम कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर मैंने थीटा को 180 डिग्री रख दिया तो वो क्या करेगा, क्या आ जाएगा, माइनस का PE आ जाएगा। तब क्या करेगा, माइनस का PE आ जाएगा, तब रोटेट करेगा, वह उल्टा रोटेट करने लगेगा, ठीक है। माइनस का क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। यहाँ से पूरा आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्लास 12 का, पहले चैप्टर का। क्लास 12 का तो नहीं खत्म हुआ, क्लास 12 तो बहुत बड़ी है। पहले चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा खत्म हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं, अब मैं पहले उनको क्वेश्चन को निकालूंगा। जितने भी SC वर्मा और न्यूटन और बालाजी जितनी बुक्स है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन निकाल के, और निकालने के बाद मैं सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन की वीडियोस 1-2 हो सकती हैं, क्योंकि लेंदी वीडियोस हो जाती हैं तो आप लोग देखते हो नहीं, हमको पता है, क्योंकि बोरिंग लगने लगता है। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने बेस्ट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहने का, कोई भी बच्चा अगर यहाँ तक देख रहा है तो थैंक यू सो मच, इतना कोऑपरेट करने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए। और जल्द ही मैं न्यूमेरिकल की जो पूरी की पूरी क्वेश्चन है वो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।